अभी मेरे हाथ में जो इन्वर्टर है ये फ्लिन के तरफ से फ्लिन इन्फी टर्बो का 6 kVA मॉडल है। तो ये मॉडल है 5.6 kVA का अपग्रेडेड वर्जन। तो ये वर्जन अपग्रेड होने के साथ साथ और भी बहुत चीज़ इसमें ऐड किया गया है, बहुत सारे फीचर्स। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। हाय, मैं हूँ कृष्णेंदु और सूर्यतपन सोलर में आपका स्वागत है। तो जैसे कि बात कर रहे थे कि इस इन्वर्टर के बारे में, तो पहले हम क्या करेंगे, इस इन्वर्टर के साथ साथ और क्या क्या एक्सेसरीज आता है फ्लिन के तरफ से, इसके बारे में हम पहले देखेंगे अनबॉक्सिंग करके। इसके बाद इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या चेंजेस है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा एक्सेसरीज किस काम में आता है, और डिटेल में एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे लास्ट में। और सबसे एंड में मैं बात करूंगा कि ये इन्वर्टर किस किस को सबसे फ़ायदेमंद रहेगा और कैसे कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें डुअल आउटपुट है। डिटेल्स में पूरा वीडियो देखें और आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो हम इन्वर्टर वाला बॉक्स को पहले खोलेंगे और देखेंगे कि इन्वर्टर कैसा दिखता है। हालांकि मैं ये इन्वर्टर अभी तक नहीं देखा, पिक्चर्स में देखा है, आमने सामने नहीं देखा, क्योंकि ये फ्लिन का बहुत नया लॉन्च है। तो देखते हैं इसमें क्या है, कैसा लुक्स है। मैं पहला बार देख रहा हूँ और ये भी है। इसमें 6 kVA का जो फ्लिन इन्फी टर्बो है ये है इसमें। तो इसका थोड़ा बहुत इन्वर्स का मैटर है और ईओ व्हील का मैटर है, क्योंकि विदाउट ईओ व्हील आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैटर यहाँ पे है कि कुछ कनेक्शन डायग्राम है, रिकमेंडेड वायरिंग डायग्राम, जो यहाँ पे दिखता है, मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा। और इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये हर एक इन्वर्टर के साथ पहले आता था, अब भी आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो रिकमेंडेड वायरिंग डायग्राम दिया गया है ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्वर्टर का ये फ्रंट लुक है। खोलते हैं इसको, देखते हैं फ्रंट लुक क्या है। इसको कुछ अच्छी तरह से ही आपको पैकिंग करके मिलेगा कि एयर बबल जो है ये बहुत बढ़िया काम करता है। अभी कुरियर में बहुत झमेला होता है, ये सब टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो खैर यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन केबल मिल जाता है। ये एक्चुअली पैरेलल करने के काम में आता है। ये है कम्युनिकेशन केबल जो RS-232 है, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते अगर आपका कंप्यूटर में RS-232 पोर्ट नहीं है तो आपको USB से RS-232 कन्वर्टर लगाना पड़ेगा इसको इस्तेमाल में लेने के लिए। तो और यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल और CD है, सोलर पावर। ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर ऑनलाइन में मिल जाता है। अभी CD ड्राइव बहुत कम जन के पास ही है, CD ड्राइव बहुत कम यूज़ होता है इसलिए। अच्छा, यहाँ पे पैरेलल का जो के साथ जो और एक केबल है, ये करंट शेयरिंग केबल है। मतलब आप अगर 2 इन्वर्टर या उससे ज़्यादा अप टू 9 इन्वर्टर इसको पैरेलल कर सकते हैं। तो ये केबल दिया जाता है ऑलरेडी इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए। 2 केबल चाहिए होता है हर एक इन्वर्टर के साथ, ये 2 केबल आपको मिलेगा। तो सारे मिलके आपको इन्वर्टर पैरेलल करना पड़ेगा, मतलब ये सब केबल्स चाहिए होगा, ये पैरेलल केबल्स है। और देखते हैं क्या मिलता है, और कुछ नहीं है। तो अभी इन्वर्टर को निकाल के साइड में रख देते हैं और एक्सेसरीज भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इन्वर्टर के साथ जो एक्सेसरीज का बॉक्स है, इसमें और क्या क्या मिलता है एक्सेसरीज, ठीक है। ये है एक्सेसरीज का बॉक्स। तो एक्सेसरीज में क्या क्या आता है, बढ़िया सा पैकिंग है। फ्लिन का पैकिंग पहले से ही बढ़िया है, लेकिन और भी बढ़िया कर दिया है। तो यहाँ पे EBB का बॉक्स यूज़ किया है। ये DC बॉक्स है, DC-DB 32 एम्पियर। तो ये है DC बॉक्स, मतलब DC-DB जो सोलर के लिए लगता है। अच्छा, ये क्या है, ये MCCB है। ये MCCB बैटरी प्रोटेक्शन के लिए लगता है। तो अभी FIO का जो MCCB है थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब लोगो वगैरह में चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो बहुत सारा इंस्टॉलेशन मैं कर चुका हूँ इसका भी, इन्वर्टर का ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बैटरी केबल सेट, इसको अलग से क्या दिखाना, मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, आप देख चुके हैं शायद। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको लेफ्ट में। और ये है AC-DB 40 एम्पियर डुप्लो। तो इसको उठाते हैं। पहले आपको AC-DB से इन्वर्टर का केबल, उसके साथ साथ AC-DB से
आउटपुट और इनपुट का केबल मिल जाता था। अभी फ्लिन क्या किया, ये आउटपुट मतलब ACDB से आउटपुट का और इनपुट का जो केबल है वो निकाल दिया है। इन्वर्टर से ACDB का जो इनपुट आउटपुट जो है उसका केबल आपको मिलेगा ACDB के साथ, और जिसको चाहिए होता है वो एडिशनल प्राइस में आपको वो केबल मिल जाएगा। ओबियसली ये फ्लिन का फायर प्रूफ केबल है 6 स्क्वायर mm का, तो यहाँ पर भी मार्किंग है, तो डिटेल्स में मैं ऑब्वियसली आऊँगा। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1, क्योंकि इसका डुअल आउटपुट वाला मॉडल है। तो सब कुछ डिटेल्स में आएंगे। पहले हम इसको अनबॉक्स वगैरह कर लेते हैं। सो हम पहले इन्वर्टर खोल के देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। पैकिंग बढ़िया रहता है क्योंकि कुरियर का जो थोड़ा बहुत एब्यूज़ है ये झेल पाए। तो सबसे पहला बात यह है कि मैं जैसे कि आपको बता दिया कि फ्लिन इन्फिनी टर्बो का जो 5.6 kVA का मॉडल है, जिसका वीडियो मेरा चैनल में ऑलरेडी है, वो मॉडल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसको अपग्रेड करके ये 6 kVA का मॉडल लॉन्च किया गया है, जो कि 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसके साथ साथ और भी कुछ मेजर चीज़ेस यहाँ पे चेंजेस लाया गया है, जैसे कि सोलर पैनल का जो कैपेसिटी है पिछले वाला में 6 किलो का था, इसमें 6.5 किलो कर दिया गया है, मतलब 500 वाट का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको छोड़ के अगर आप फीचर्स के बारे में देखेंगे तो इस इन्वर्टर हमको डुअल आउटपुट मिल जाता है। तो डुअल आउटपुट इसलिए मिलता है कि आप मान के चलिए सेकेंडरी जो आउटपुट है उसमें आप जो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट जो नहीं है, मतलब जैसे कि AC हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गया, तो उसको आप सेकेंडरी आउटपुट में रख सकते हैं। ये किस लिए काम आता है, ताकि आपका जो बैटरी का परसेंटेज है या फिर वोल्टेज है उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। मान के चलिए हमारा बैटरी 90% से ज़्यादा चार्ज रहेगा तो मेरा सेकेंडरी आउटपुट पावर का टाइम भी बैकअप चलेगा। तो ये सेकेंडरी आउटपुट क्या करेगा, जब बैटरी जब 90% से जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी आउटपुट को बंद कर देगा इन द केस ऑफ पावर कट। तो इसमें क्या फ़ायदा मिलता है आपको, इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको बैटरी का जो साइजिंग है बहुत कम रखना पड़ता है, फिर भी आप सोलर पावर में से डे टाइम में इसको चला सकते हैं, ठीक है। और एकदम छोटा बैटरी बैंक लगा के आपका जो क्रिटिकल लोड है, मतलब आपको चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब पावर कट वगैरह हो जाए तो भी आपको बैकअप चाहिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी जो आउटपुट है, मतलब आउटपुट नंबर 1 उसमें आप डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होता है तो तब तक ये बैकअप देता रहेगा। इस वजह से आपको बहुत सारा चीज़ आपको सुविधा मिलता है। जैसे मैं ऑलरेडी बता दिया कि AC है, AC छोड़ के और भी कुछ होता है, गीज़र होता है, और मान के चलिए पंप वगैरह होता है जो आपको सेकेंडरी आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए भी मिलता है कि इसमें जब बैटरी जब ज़्यादा रहेगा तब इसको इस्तेमाल करो, जब बैटरी कम हो जाएगा तब इसको बंद कर दो। तो इसको और भी थोड़ा बढ़िया तरीके से बोलूँ तो बहुत सारा घर में ऐसा होता है कि जो लाइट फैन TV वगैरह होता है वो इन्वर्टर कनेक्शन के लिए बना हुआ रहता है पहले, तो उसको आप इनपुट नंबर 1 में डालिए। और दूसरा कनेक्शन कैसा रहता है कि हेवी लोड, जैसा कि पंप हो गया, AC हो गया, फ्रिज हो गया, तो वो दूसरा कनेक्शन में रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो हेवी लोड्स वाला जो कनेक्शन है ऑलरेडी मैक्सिमम घर में हमें देखने को मिलता है कि 2 वायरिंग्स रहता है, एक लाइट फैन वाला तो बता दिया, दूसरा वाला हेवी लोड्स वाला। तो हेवी लोड्स वाला जो आपका कनेक्शन है वो आप आउटपुट नंबर 2 में लगाइए। तो इसमें आपको क्या होगा कि बैटरी आपको क्रिटिकल, मतलब आपको घर में लाइट पंखा तो मिनिमम चाहिए होता है, उसको चलाने के लिए बैटरी बैंक रहेगा, और AC चलाने के लिए भी आप सोलर यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर नेट मीटरिंग नहीं भी है तो ही ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया रहेगा कि सेकेंडरी आउटपुट को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोड नंबर 2 को आप टाइमर सेटिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको मान के चलिए दिन का कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में आपको आउटपुट चाहिए होता है और कुछ स्पेसिफिक टाइम में इसको बंद रखना पड़ता है, तो ऐसे केस में भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जब चाहिए तब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जब आपको नहीं चाहिए तब आपको ऑटोमेटिक ऑफ देखने को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया सा चीज़ है इसको इस्तेमाल में लेने के लिए। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हुआ है, वैसा और एक पॉइंट है कि इसमें इनबिल्ट किलोवाट आवर मीटर लगा हुआ है, मतलब आपका कितना यूनिट दिन में जनरेट हुआ है आपको ये पता चलेगा इस इन्वर्टर के ज़रिए कि सोलर जो आप यूज़ कर रहे हो कितना आपको यूनिट जनरेट करके दिया दिन भर में, या फिर कितना वाटेज आउटपुट हो तो दिखाता है, किलोवाट आवर मतलब यूनिट भी आपको दिखाएगा इसमें। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो सब इन्वर्टर में नहीं रहता है, इस इन्वर्टर में है। और मुझे जो इस इन्वर्टर का जो अपग्रेडेशन में जो चीज़ें बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया लगा कि इनबिल्ट वाईफाई है, जो पहले भी था अभी भी है, ये अपग्रेडेशन नहीं है, लेकिन इसका फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं।
और इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपको यहाँ पे इतना गोल दिखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले छोटा सा है, लेकिन इसमें बटन जो है टच बटन है। ठीक है, टच बटन नहीं चाहिए होता, लेकिन वाईफाई इनबिल्ट है, ये बहुत बढ़िया बात है। और हाँ, यहाँ पे डस्ट फिल्टर जो है, डस्ट फिल्टर को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सा जगह में देखा हूँ कि डस्ट बहुत होता है। और ये इन्वर्टर का जो गेज है, गेज भी थोड़ा बहुत विड्थ, मतलब ये चौड़ा जो है, चौड़ा थोड़ा ज़्यादा है, और डस्ट फिल्टर के लिए भी इसलिए थोड़ा ज़्यादा जगह मिल गया। तो ये डस्ट फिल्टर ज़्यादा होने की वजह से आपको क्या मिलेगा कि इन्वर्टर का जो डस्ट जाम होने का जो चांसेस है थोड़ा कम होता है, क्योंकि बहुत एरिया ज़्यादा होता है और एयर इनटेक आराम से हो जाता है। और एक चीज़ बढ़िया लगा कि ये इन्वर्टर आप पैरेलल कर सकते हैं, और जब पैरेलल करना होगा आपको अलग से एक्सेसरीज खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर के साथ आपको फ्री मिल जाएगा वो एक्सेसरीज। ये इन्वर्टर में आप लिथियम बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको बोलूँ कि फ्यूचर में बहुत जल्द आने वाला है सोडियम बैटरी। सोडियम बैटरी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाई मतलब बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन जो है वो 66 वोल्ट तक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और नीचे 40 वोल्ट तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मैं लेड एसिड बैटरी को 40 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने को नहीं बोलूँगा, 42 वोल्ट तक डिस्चार्ज करना। लेकिन ये वाइड रेंज जो बैटरी का वोल्टेज है ना, मतलब 40 वोल्ट से लेकर 66 वोल्ट तक बहुत बढ़िया वोल्टेज गैप है। तो इसमें आप कोई भी बैटरी आराम से फिट कर सकते हैं, चाहे वो लिथियम हो, लिथियम आयन फॉस्फेट हो, या फिर फ्यूचर में आने वाला जो है सोडियम बैटरी, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ना, आपको क्या क्या मिलता है। कम्युनिकेशन के लिए आपको ड्राई कॉन्टैक्ट पोर्ट भी मिल जाता है, और BMS का जो RS485 पोर्ट होता है वो भी इसमें अवेलेबल है। तो BMS से कम्युनिकेशन अगर हो जाता है, चाहे वो लिथियम हो, या फिर लिथियम आयन फॉस्फेट हो, या फिर सोडियम बैटरी, सोडियम मतलब खाने का जो नमक होता है वही नमक से बैटरी बनेगा, तो लेड एसिड से भी सस्ता होना चाहिए टेक्निकली। लेकिन अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 मैन्युफैक्चरर्स है, तो अभी उतना प्राइस का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये फ्यूचर है। लिथियम तो फ्यूचर उतना नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव है। ये जो सोडियम बैटरी है, ये सोडियम बैटरी बहुत जल्द आने वाला है, शायद इंडिया में थोड़ा देर होगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद बैटरी रहेगा। BMS के साथ अगर कम्युनिकेशन होता है तो कोई भी बैटरी आप सपोर्ट करवा सकते हो आराम से। हालांकि ये जो सोडियम बैटरी है, इसके बारे में फ्लिन की तरफ से कोई अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मार्केट में आया नहीं, उतना अपडेट हुआ नहीं, तो अपडेट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जो है, अगर कम्युनिकेशन पोर्ट रहता है तो कोई भी बैटरी सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा इन्वर्टर को नज़दीक से देख लेते हैं कि क्या क्या पोर्ट्स है। अभी पहले नीचे आए हैं, ऊपर डिस्प्ले भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे नीचे हम पहले देख लेते हैं कि AC आउटपुट, यहाँ से आपको आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों ही निकालने को मिलेगा। और यहाँ पे AC इनपुट, मतलब आपका ग्रिड यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इनपुट ब्रेकर जो है 40 एम्पेयर का, वो इनपुट का ब्रेकर है। यहाँ पे अगर कुछ इन्वर्टर का गड़बड़ी होता है तो ये इनपुट ट्रिप करेगा। और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का ये सब कनेक्शन है, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ पैरेलल करने का टाइम काम आएगा। और यहाँ पे DC इनपुट, मतलब आपका बैटरी का केबल यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, अंदर खुलने से आपको देखने को मिल जाएगा। और PV इनपुट, मतलब यहाँ पे सोलर कनेक्ट करने का जगह है, और ये है ऑन ऑफ करने का बटन इन्वर्टर को। ठीक है, सब कुछ नीचे दे दिया गया है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम पोर्ट, मतलब यहाँ से RS232 पोर्ट निकलता है, जो कि लैंड पोर्ट लगेगा आपको, RJ45 पोर्ट है ये। तो ये पोर्ट में से RS232 का जो केबल मैंने देखा है अनबॉक्सिंग के टाइम, यहाँ पे लगेगा। और ये है BMS का, मतलब जो लिथियम आयन बैटरी लगाएंगे इसका BMS का पोर्ट यहाँ पे है, जो RS485 प्रोटोकॉल में है। ठीक है, और ये है ड्राई कॉन्टैक्ट पोर्ट। ये क्या है, ये आप DG वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। ये और भी बहुत कुछ एप्लीकेशन है, जो प्राइमरी जो है ज़्यादातर यूज़ होता है DG कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये इन्वर्टर DG को भी कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे USB पोर्ट, मतलब ये माइक्रो USB पोर्ट है, यहाँ पे डेटा केबल लगा के आप डायरेक्ट USB में लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको एक्सेस करने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट्स या फिर कनेक्शंस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले में आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, ये है आपका डिस्प्ले। और नीचे जो बटन्स था, फिजिकल बटन्स, वो अभी टच बटन्स में आ गया है। जब इन्वर्टर ऑन होगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम करता है और कैसा दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि डस्ट फिल्टर के बाद मैं बता रहा था, यहाँ पे डस्ट फिल्टर का साइज थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। दोनों साइड आपको डस्ट फिल्टर्स देखने को मिल जाता है। और ओबियसली नीचे फ़ैन है,
तो मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तो स्क्रू खोलने के बाद आपको ये कनेक्शन करने का जो पॉइंट है उसका ढक्कन आपका खुल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कम्युनिकेशन पोर्ट्स है इसके लिए एक आपको केबल अंदर डिटैच करने को मिलेगा। आपको मैं भी दिखा देता हूँ। ये केबल आपको डिस्कनेक्ट करना होगा। हो गया डिस्कनेक्ट, तो ये रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे आप देख लीजिए बैटरी कनेक्ट करने का जगह, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रिड का इनपुट नीचे लगेगा, फेज, अर्थिंग एंड न्यूट्रल। और ऊपर ये देखिए यहाँ पे आउटपुट, 2 आउटपुट यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखिए अर्थिंग एक ही तो लगेगा, लेकिन लाइन 1 और न्यूट्रल 1, मतलब ये जो आउटपुट 1 हुआ, आउटपुट 1 यहाँ पे लगेगा। और आउटपुट 2 जो है, आउटपुट 2 का सिर्फ लाइन और न्यूट्रल लगेगा। L2 मतलब लाइन 2 और न्यूट्रल 2, मतलब सेकेंडरी आउटपुट का जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो ये गया इनपुट आउटपुट। और सोलर यहाँ पे लगेगा जैसे कि पिछले वाला मॉडल में भी था। और कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो है, मतलब मैं पैरेलल का बात कर रहा हूँ, पैरेलल पोर्ट्स जो है वो सब बाहर है, ये अंदर से कुछ नहीं है। केबल को यहाँ से घुसाना पड़ेगा आपको। ग्रिड का इनपुट और आउटपुट दोनों का ही बात कर रहा हूँ। और जो सोलर का जो है, सोलर का गैप यहाँ से घुसा के यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। यही सब है। ये जो पैरेलल किट है ये इनबिल्ट आता है इन्वर्टर के साथ, आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अभी एक एक करके जो एक्सेसरीज है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये ACDB है। ACDB का बॉक्स हम खोल रहे हैं अभी। ये ACDB जो है ये ABB का बॉक्स में बनाया गया है, तो बहुत बढ़िया है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है आपको AC इनपुट और आउटपुट में प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन का जो मैटर है, प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया रहता है फ्लिन। हालांकि कोई भी इन्वर्टर में इनबिल्ट प्रोटेक्शन रहता है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन में हमेशा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है कि एक्सटर्नली आपको खर्चा बचा देता है और इसको इन्वर्टर का जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम को भी कम कर देता है। तो यहाँ पे ACDB हम पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पैकिंग भी बढ़िया है, ये हर एक कोने में दिया गया है, बहुत बढ़िया पैकिंग, क्योंकि बहुत सारा डैमेजेस हो रहा है हाल में कुरियर के वजह से। और इसको कवर अप भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो ये है ACDB। तो चलिए AC बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। सारा प्रोटेक्शंस है और यहाँ पे एक स्टिकर है। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, इसके बाद हमको दिखाता है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। इन्वर्टर का इनपुट, इन्वर्टर का आउटपुट, इन्वर्टर का आउटपुट 2, लोड आउटपुट और लोड आउटपुट 2। यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 केबल है, क्योंकि इन्वर्टर का जो आउटपुट है ये 2 है, इसलिए इन्वर्टर का आउटपुट 1 और इन्वर्टर का आउटपुट 2, यहाँ पे 2 केबल दिया हुआ है। ये दोनों केबल इन्वर्टर का जो आउटपुट है इसमें कनेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, इन्वर्टर का आउटपुट नंबर ये है 1 और यहाँ का इन्वर्टर आउटपुट नंबर 2 है। ठीक है, तो ये इजीली आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि 3 जो केबल है जो इन्वर्टर के साथ इंटरकनेक्ट होगा, ये AC बॉक्स, तो ये केबल हम पहले आपको समझा देते हैं। जैसे कि इन्वर्टर का इनपुट, मतलब जो ग्रिड AC बॉक्स में आप डालेंगे वो इन्वर्टर में जाएगा वाया AC बॉक्स। तो ये ग्रिड आपका इन्वर्टर का जो इनपुट है, इन्वर्टर इनपुट, यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, केबल में भी मार्किंग किया हुआ है। और इन्वर्टर का 2 आउटपुट है, आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2। ये 2 केबल इन्वर्टर का आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2 ये दोनों में जाएगा। तो ये केबल का एंड में भी मार्किंग सेम आपको मिलेगा। इन्वर्टर का आउटपुट 1 ये केबल यही है। तो ये इन्वर्टर का आउटपुट नंबर 1 में कनेक्ट करना है और ये आपका इन्वर्टर का आउटपुट नंबर 2 में कनेक्ट करना है, जो आपको ये केबल का एंड में भी मार्किंग मिल जाएगा आउटपुट नंबर 2। ठीक है, इन्वर्टर नंबर 2। ये क्या बेसिक्स का चीज़। और आपको अगर ग्रिड इनपुट डालना है, ग्रिड इनपुट आपको यहाँ से डालना है। तो यहाँ में हम आपको समझाने के लिए इसका जूम वीडियो ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ मार्किंग किया हुआ है ऊपर, यहाँ से सब मार्किंग किया हुआ है और स्टिकर दिया हुआ है। तो इजीली आप समझ जाएंगे। ये इन्वर्टर इनपुट वाला MCB है, मतलब ग्रिड जो इन्वर्टर में जाएगा ये MCB के थ्रू जाएगा। ठीक है,
तो ये एमसीबी का नीचे आपको कनेक्शन करना होगा, आपका ग्रिड कनेक्शन यहाँ पे पॉइंट है नीचे, इसका ही नीचे पॉइंट है। और बाईपास एमसीबी जो है, बाईपास एमसीबी आपका बाईपास के टाइम काम आएगा। मतलब मान के चलिए आपको हेवी लोड चलाना है या फिर कुछ अलग चलाना है जो कि आप इन्वर्टर में लोड नहीं देना चाहते हैं, या फिर कुछ इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो भी सकता है, तो आप बाईपास एमसीबी को ऑन करके ये बाईपास एमसीबी के थ्रू आपका जो बिजली है इन्वर्टर को बाईपास करके निकल जाएगा। मतलब आप इन्वर्टर को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाईपास एमसीबी उस टाइम काम आएगा, बाईपास में प्रोटेक्शन काम आएगा। अच्छा, एमसीबी फॉर एसपीडी प्रोटेक्शन, मतलब ये जो एसपीडी है, चार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसपीडी का जो प्रोटेक्शन के लिए एक 10 एम्पियर के एमसीबी यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों मिलकर काम करता है, जो कि चार्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का काम करता है। और ये एसपीडी का बात अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे फ्लिन देता है टाइप 1+2 का एसपीडी, मतलब इसमें आपका दोनों प्रोटेक्शन रहता है। इसके बारे में मैं कभी और दूसरा वीडियो में बात करूँगा। और हाँ, यहाँ पे टाइप 1+2 जो एसपीडी है इसका कीमत ज़्यादा होता है बहुत, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज रिले मतलब ये वोल्टेज का जो अप डाउन है, लोअर सेट कर सकते हैं और अपर सेट कर सकते हैं, और एम्पियर भी आप सेट कर सकते हैं। ये 63 एम्पियर का एसपीडी है, आप अप टू 63 एम्पियर आप एम्पियर सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होगा तो ये ब्लॉक कर देगा, मतलब बंद कर देगा। तो ये सब आप सेट कर सकते हैं। ये जो 4 बटन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये 4 बटन से आप इसको सब सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये इन्वर्टर का 2 आउटपुट है, ये इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर आउटपुट 1 ये एमसीबी के थ्रू जाएगा और आउटपुट 2 ये एमसीबी के थ्रू जाएगा। ये 2 एमसीबी आउटपुट वाला है और यहाँ पे 2 आउटपुट है, इसलिए चेंज ओवर भी 2 है, ठीक है। तो चेंज ओवर 2 है, यहाँ पे चेंज ओवर नंबर 1 है जो कि 40 एम्पियर का है, और चेंज ओवर नंबर 2 ये भी 40 एम्पियर का है। तो ये 2 चेंज ओवर आपका 2 आउटपुट के चेंज ओवर के लिए काम करेगा। और ये 2 चेंज ओवर का प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, यहाँ पे बाईपास एमसीबी। जब आप चेंज ओवर नीचे की तरफ कर देंगे तो ये इन्वर्टर को बाईपास कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक है इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो आपको अगर ये पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। और सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पे कलर कोड दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में जो केबल है आपका वो लाइन मतलब फेज केबल है, N फॉर न्यूट्रल मतलब जो ब्लू में है, और E फॉर अर्थ मतलब ये जो येलो में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही कलर कोड आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए येलो मतलब अर्थ, इसका मार्किंग E दिया हुआ है, रेड मतलब लाइन, इसका L लिखा हुआ है, N मतलब न्यूट्रल, कलर कोड मैच कर दिया, ठीक है। तो ये सारा केबल में आपका ये मार्किंग्स आपको मिल जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से इन्होंने किया है। ये देखिए मार्किंग्स। तीसरा केबल भी आपको चलिए दिखा देता हूँ, इसमें ही मार्किंग्स है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्शन, केबल कनेक्शन का थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी देकर रखा है। मतलब पहले आपको जो ग्रिड इनपुट है, इनपुट केबल को कनेक्ट करना है, उसके बाद फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ ये जो केबल है सब इसमें लगाना है। लोड आउटपुट केबल्स, मतलब यहाँ पे 2 लोड का आउटपुट है, मतलब देखिए आउटपुट 1 और आउटपुट 2, इसका 2 केबल 2 आउटपुट में आपको लगाना है, ठीक है। और जो बाकी है आपका कनेक्ट एसी इनपुट ऑन इन्वर्टर एंड कनेक्ट एसी आउटपुट्स ऑन इन्वर्टर, ये सब यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इन्वर्टर मतलब यहाँ पे एसीडी में आपको कनेक्ट करना है। मतलब आपका जो वायरिंग है, जैसे कि आप ग्रिड जो डालेंगे, ग्रिड यहाँ से डालना है जो ये एमसीबी में कनेक्ट होगा अंदर में। और आपका जो आउटपुट्स है, आउटपुट आपका यहाँ पे 2 आपका कैप दिया गया है, 2 कैप से आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए आप लोड आउटपुट 1 और लोड आउटपुट 2 ये दोनों हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पे चेंज ओवर में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि एमसीबी के थ्रू चेंज ओवर में जाता है, चेंज ओवर के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, जो कि आप चेंज ओवर का टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ओवर का जो 2 खाली पोर्ट है उसमें लगाना है। और इसको छोड़ के आपका स्टार्टअप सीक्वेंस क्या होगा, यहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मतलब आपको पहले किसको ऑन करना है, आपको एमसीबी को ऑन करना है, मतलब बैटरी का जो प्रोटेक्शन है उसको पहले ऑन करना है। उसके बाद क्या करना है, स्विच ऑन इन्वर्टर स्विच एंड वेट फॉर 30 सेकंड, मतलब इन्वर्टर का स्विच ऑन करना है और 30 सेकंड वेट करना है। मतलब इन्वर्टर चालू में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए 30 सेकंड वेट करने को बोला गया है। हालांकि 15 सेकंड के आसपास लगता है, 30 सेकंड थोड़ा सेफ साइड हो गया। और स्विच ऑन इन्वर्टर आउटपुट एमसीबीज एंड सोलर एमसीबी इन दैट ऑर्डर, मतलब इसके बाद आपको इन्वर्टर का जो इनपुट एमसीबी है और सोलर एमसीबी है इसको ऑन करना है। एंड 10 सेकंड वेट करने के बाद स्विच ऑन इन्वर्टर आउटपुट एमसीबी, मतलब इनपुट का जो ऑन है, मतलब इन्वर्टर का मेन एमसीबी और सोलर के एमसीबी को ऑन करने के 10 सेकंड बाद आपको जो इन्वर्टर का आउटपुट है उसको ऑन करना है। मतलब ये एमसीबी आउटपुट एमसीबी की बात कर रहा हूँ मैं। पहले इसको ऑन करना है, इसका 10 सेकंड बाद इसको ऑन करना है, ठीक है।
और सोलर को भी ऑन करना है ये इन्वर्टर का इनपुट एमसीबी के साथ, ठीक है। शटडाउन सीक्वेंस में आपको क्या क्या मिलेगा, पहले आपको स्विच ऑफ इन्वर्टर आउटपुट एमसीबी, मतलब आउटपुट वाला एमसीबी आपको पहले स्विच ऑफ करना है। इसके बाद इन्वर्टर इनपुट एमसीबी, इसको भी स्विच ऑफ करना है, ठीक है। एंड सोलर एमसीबी भी आपको स्विच ऑफ करना है, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको इन्वर्टर का जो बटन है, स्विच ऑफ इन्वर्टर स्विच एंड वेट फॉर 30 सेकंड, मतलब इन्वर्टर का जो स्विच है उसको स्विच ऑफ करना है। इन्वर्टर का बॉडी में जो स्विच है उसका बात कर रहा हूँ, तो उसको ऑफ करने के बाद 30 सेकंड वेट करना है। उसके बाद स्विच ऑफ बैटरी एमसीबी, मतलब बैटरी का जो एमसीबी उसको लास्ट में ऑफ करना है। यहाँ पे आपको फास्ट में ऑन करना था और ऑफ करने का सीक्वेंस में आपको लास्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत इमरजेंसी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ये 2 चीज़ इमरजेंसी जानकारी होता है। और इसको जोड़ के फॉल्ट इन इन्वर्टर, यहाँ पे क्या क्या करना है। फॉल्ट अगर होता है तो सबसे पहले बोला गया कि आपका अगर कोई फॉल्ट कोड दिखाता है इन्वर्टर में तो उसको पहले रिकॉर्ड करो, फोटो खींच लो या फिर कहीं पे भी रिकॉर्ड रखो, कुछ भी करो, ठीक है। फॉल्ट कोड रखना है। फॉलो शटडाउन सीक्वेंस टू शटडाउन इन्वर्टर, मतलब शटडाउन का सीक्वेंस फॉलो करके आपको इन्वर्टर शटडाउन करना है, ठीक है। पुट चेंज ओवर्स डाउन टू बाईपास लोड टू ग्रिड, मतलब ये जो चेंज ओवर्स है, चेंज ओवर ऊपर रखेंगे तो आपका इन्वर्टर के भाया चलेगा, ठीक है। और बीच में रखेंगे तो ना तो इन्वर्टर में चलेगा ना तो ग्रिड में चलेगा। और ये दोनों को अगर नीचे कर देंगे तो ये दोनों ग्रिड से चलेगा, मतलब चेंज ओवर नंबर 1 और चेंज ओवर नंबर 2, मतलब इन्वर्टर का जो आउटपुट 1 में जो है उसको अगर नीचे करेंगे तो वो ग्रिड से चलेगा, और आउटपुट नंबर 2 को अगर नीचे करेंगे तो वो ग्रिड से चलेगा। आपको दोनों आउटपुट कैसे कैसे यूज़ करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल लोकल इंस्टॉलर और सपोर्ट नंबर, मतलब ये फ्लिन का सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे दिया गया है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये भी एक इमरजेंसी चीज़ हो गया फॉर फर्दर असिस्टेंस, मतलब ये नंबर में कॉन्टैक्ट करने से फ्लिन का जो कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, आपसे इंटरेक्ट करेगा। और यहाँ पे साइड में अगर देखो तो ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर थोड़ा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है इसको। जो बेसिक जो फंडा है वो ये पिक्चर के थ्रू बताया गया है। जैसे ग्रिड है, ग्रिड का मेन सप्लाई आएगा, नीचे से घुसेगा, देखिए इन्वर्टर का जो एसी बॉक्स है नीचे से घुसेगा। और ये एसी प्रीवेड बॉक्स, मतलब ये बॉक्स जो है ये एसी बॉक्स है, ये प्रीवेड बॉक्स यहाँ पे है, नीचे से आपका ग्रिड घुसेगा। और यहाँ पे ये फ्लिन इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ ये इंटरकनेक्ट कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टर का जो इनपुट है, इनपुट के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये केबल ऐसे लगाना है। और इन्वर्टर का आउटपुट नंबर 1 यहाँ पे कनेक्ट होगा, और आउटपुट नंबर 2 एसी आउट 2 इन्वर्टर आउटपुट 2, ये ऐसे आपको कनेक्शन करना है। इसीलिए आप यहाँ पे समझ जाएंगे, इसी के सीधा आपको दिख जाएगा सारा कुछ। देखिए इन्वर्टर इनपुट, इन्वर्टर आउटपुट 1 एंड इन्वर्टर आउटपुट 2, ये तीनों ऐसे कनेक्ट होगा। मतलब बहुत इजीली दे दिया है, आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप इजीली इसको खुद कनेक्ट कर सकते हैं कैसे भी हो। तो यहाँ पे और ये जो 2 है छोटा छोटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोड 1 एंड लोड 2, ये लोड 1 और लोड 2 कहाँ है, यहाँ पे ये दोनों लोड आउटपुट 1 एंड लोड आउटपुट 2 यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ से केबल घुसा के आपको ये 2 चेंज ओवर में कनेक्ट करना है। डिस्कस करते हैं अभी डीसी-डीवी लेके। तो ये है डीसी-डीवी, इसको हम खोल लेते हैं, देखते हैं कि इसमें कितना एम्पियर का क्या है। ये भी एबीबी का बॉक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों ही, इसका जो सीट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो केबल है, दोनों तरफ केबल क्यों नहीं है, ये आपको शायद क्वेश्चन आ रहा होगा। दोनों केबल इसलिए नहीं है, ये जो डीसी बॉक्स है, डीसी बॉक्स से इन्वर्टर तक का जो केबल है वो ये है, यहाँ पे ये आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर में घुसा के टाइट कर देना होगा। और आपका सोलर से जो केबल आएगा, सोलर से केबल यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे पॉइंट्स आपका नीचे घुसेगा। ये इसलिए किया गया कि जॉइंट्स नहीं रखना है, डीसी में तो हरगिज़ नहीं रखना है, एसी में भी नहीं रखना है। जॉइंट्स जितना चाहे आप स्किप करो तो ही बेटर है, फॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चिंट का 32 एम्पियर का डीसी एमसीबी। चिंट का एमसीबी बहुत बढ़िया काम करता है एज़ कम्पेयर टू फियो। फियो थोड़ा हल्का सा गर्म होता है, लेकिन चिंट सुपर कूल रहता है। और इसके साथ साथ आपको मिल जाता है एक डीसी एसपीडी, ठीक है, सर्ज प्रोटेक्टर। और यहाँ पे आप देखिए कनेक्ट पीवी पैनल्स हेयर, यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 2 पीवी इनपुट ऑफ इन्वर्टर, मतलब ये आपको इन्वर्टर में कनेक्ट करना है। ये केबल सब जगह पे मार्किंग किया हुआ है। अभी बाकी है बैटरी का डिटेल्स। तो अभी इसमें है बैटरी केबल,
और बैटरी केबल के साथ आपको मिलता है MCCB का प्रोटेक्शन। ये बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन का काम करता है इन द केस ऑफ इन्वर्टर का कोई फॉल्ट। तो अभी बैटरी केबल जो है इसको पहले खोलते हैं। बैटरी केबल ऑलरेडी दिखा चुके हैं यार मेरे चैनल में, फिर भी दिखा देता हूँ इसके साथ क्या क्या मिलता है। तो आपको 4 बैटरी के लिए जो सीरीज केबल और बैटरी सीरीज होने के बाद बैटरी से MCCB तक और MCCB से लेके इन्वर्टर तक का केबल सेट आपको मिल जाता है। तो ये पैकेट में सारा सेट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक करके पहले निकाल लूँ। का सीरीज करने के लिए ये 2 केबल है और एक केबल रहेगा। 3 केबल चाहिए होता है सीरीज करने के लिए। ये 3 केबल आपका सीरीज करने के लिए होता है, ठीक है। 2 ठो छोटा, 1 ठो बड़ा, आपको 4 बैटरी सीरीज करने को मिल गया, ठीक है। इसको अभी हटा देते हैं। अब ये जो 2 ठो लंबा केबल है, ब्लैक और रेड वाला, ये 2 लंबा केबल है बैटरी से MCCB तक जाने के लिए। देखिए बैटरी का जो टर्मिनल है वो बड़ा वाला टर्मिनल है। ओबियसली यहाँ पे ये तीनों सीरीज केबल जो है सारा बड़ा बड़ा टर्मिनल है सारे में। तो बड़ा वाला टर्मिनल बैटरी में चला गया ये दोनों का, और ये दोनों जो एंड है ये दोनों लगेगा आपका MCCB में, ठीक है। और MCCB से इन्वर्टर तक जाएगा ये 2 छोटा केबल। देखिए केबल भी छोटा है और इसका जो लक्स है ये भी छोटा है, रिंग लक्स लगा हुआ है। प्री सोल्डर्ड केबल है, 50 स्क्वायर का केबल है। ये बहुत बढ़िया सा केबल है इनका। ये फ्लिन का प्रोप्राइटरी में, मतलब ये आपका कस्टम मेड मिलता है फ्लिन से। आपको अगर अलग से भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे MCCB है। MCCB तो आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे, मेरा चैनल अगर फॉलो करते होंगे तो यहाँ पे ये कुछ स्क्रूज वगैरह है इसको माउंट करने के लिए। ये सेपरेटर है। जो लोग मेगावाट स्ट्रक्चर में काम करते हैं या फिर मेगावाट सोलर प्लांट देखे मेगावाट में, तो वहाँ पे MCCB भी यूज़ होता है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ पे MCCB इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका जो DC कैपेसिटी है 1500 वोल्ट तक, 1500 वोल्ट तक आप DC इसमें पास करा सकते हैं। हालांकि वोल्टेज मायने नहीं रखता, इसका एम्पियर मायने रखता है। तो ये सेपरेटर इसलिए दिया गया है ताकि ज़्यादा वोल्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, या फिर एक्सीडेंटली अगर टच हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है। बैटरी में भी वो बहुत भयानक होता है, तो इसलिए ये सेपरेटर लगा के आप काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और माउंट करने के लिए स्क्रू है, और इसको खोलने के लिए आपको Allen की चाहिए होगा। कुछ एक्सेस तो आपको खरीदना पड़ेगा इन्वर्टर को माउंट करने के लिए, कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ही, क्योंकि आप टोटली खाली हाथ नहीं कर सकते कुछ। तो डिटेल्स में बात करने के लिए थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी हम हाथ में रख रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें होता है माइंड से स्किप हो जाता है, स्पेशल नंबर्स, तो इसको लेके बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। सोलर चार्ज कंट्रोलर का आपको जैसे बताया हूँ कि 6500 वाट का कैपेसिटी है, ये अपग्रेड हुआ है। तो यहाँ पे जो करंट है PV का इनपुट करंट ये 27 एम्पियर है। तो मतलब आप ऑब्वियसली 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं, 3rd स्ट्रिंग में रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर एम्पियर ज़्यादा हो जाता है तो ये हाई वोल्टेज वाला मॉडल है तो ज़्यादा एम्पियर झेल नहीं पाता है। तो अगर मोनोपाक हाफ कट का मैं 550 वाट का भी बात करूं, अगर आप 640 भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 स्ट्रिंग से ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। और 2 स्ट्रिंग कितना होगा आपका 120 वोल्ट से लेकर 430 वोल्ट तक का MPPT का रेंज है। लेकिन आप ओपन सर्किट वोल्टेज 500 वोल्ट तक रख सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कोशिश कीजिए कि 450 का अंदर रखने के लिए। जितना कम रखेंगे उतना आपका सेफ होगा, ज़्यादा हाई वोल्टेज में जाने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे इसका वेट है 12 kg, ज़्यादा कुछ है नहीं बात इसमें। और RS232 ड्राई कॉन्टैक्ट और वाईफाई ये तीनों आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैं आपको बताया था कि फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज इसका 54 वोल्ट है और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन में आपका 66 वोल्ट मिल जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है, बहुत बढ़िया है ये। और बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी जो है 120 एम्पियर, आप इलेक्ट्रिक से भी चार्ज करेंगे तो भी 120 एम्पियर, या फिर आप सोलर से चार्ज करेंगे तो भी 120 एम्पियर, दोनों मिला के 240 एम्पियर आपका नहीं होगा। बिजली और सोलर मिला के कोई से भी आप चार्ज कीजिए, मैक्सिमम आप 120 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। 120 एम्पियर मतलब आप आराम से 16 बैटरी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा बैकअप चाहिए होता है तो। स्पेशली नाइट टाइम, अगर आप डे टाइम में ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो नाइट टाइम में आपको बैकअप ज़्यादा मिलने नहीं वाला है, ठीक है।
ये सिंपल सा लॉजिक है। आप जो जब जनरेट होगा तब आप डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो बैटरी को चार्ज उतना नहीं मिलेगा आपको बैकअप देने के लिए। आपका अगर बैकअप ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, आप और एक चीज़ कर सकते हैं कि बैटरी को टोटली रिजर्व में रख सकते हैं ताकि पावर कट के टाइम वो इस्तेमाल में हो, और डे टाइम में आप फुल सोलर को डायरेक्टली इस्तेमाल में ले सकते हैं बैटरी को टोटल सेव करके, मतलब टोटली 100% बैटरी आप रिजर्व में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लिम का इन्वर्टर में जो पहले से ही होता आ रहा है इसमें भी है कि फ्लिम जब बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी को अनटच रखता है, सोलर से डायरेक्ट आउटपुट देता है, जो फ्लिम का एक खासियत है। बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज सिमल्टेनियसली नहीं करता है। तो ये करने से क्या होता है कि बैटरी का जो लाइफ है बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और कुछ चीज़ें मतलब नॉर्मल है, जैसे कि आप सबको पता है कि फ्लिन का इन्वर्टर 200% सर्ज कैपेसिटी लेता है 5 सेकंड के लिए, मतलब ये 6 kVA का इन्वर्टर है, अप टू 12 kVA का सर्ज लेगा 5 सेकंड के लिए। ये बहुत बढ़िया है सर्ज वगैरह लेने के लिए। मान के चलिए आपका सबमर्सिबल पंप हो गया या फिर नॉर्मल एसी का सर्ज होता है, लेकिन नॉर्मल एसी यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। आप 1.5 टन 2 टन चला सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं करेंगे। इन्वर्टर एसी रिकमेंड करेंगे। और यहाँ पे जो नो लोड पावर कंजम्पशन जो है, ये बहुत सारा कंपनी ये स्किप कर जाता है क्योंकि ये बोलता नहीं है। कस्टमर्स को लगता है कि ये बहुत है, लेकिन ये 50 वाट का सेल्फ कंजम्पशन रहेगा अगर आप कुछ लोड नहीं देते हैं तो। ये सच बोलना, देखिए इंफॉर्मेशन छुपाना और एक इंफॉर्मेशन सामने रखना बहुत बड़ी बात होता है। जैसे कि बहुत सारा मोबाइल कंपनी होता है जो मोबाइल का जो मॉडल्स होता है, जो बजट वाला मॉडल होता है, उसमें प्रोसेसर कौन सा वेरिएंट यूज़ किया गया इसमें बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेसर बहुत घटिया होता है, बहुत जल्दी हैंग हो जाता है। तो जिनका जो इंफॉर्मेशन छुपता है उसका वो इंफॉर्मेशन सही नहीं रहता है, उसका मतलब क्वालिटी ज़्यादा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए फ्लिन यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि 50 वाट का सेल्फ कंजम्पशन है अगर कोई लोड नहीं देता है तो। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे इसका जो ट्रांसफ़र का जो टाइम है, मतलब मान के चलिए आपका पावर कट होने पे जो ट्रांसफ़र होता है ना इन्वर्टर चालू होने के लिए, ये अगर यूपीएस मोड में रखेंगे तो आपको 10 ms मिलेगा, और अगर आप नॉर्मल मोड में रखेंगे जो अप्लायंस मोड होता है उसमें 20 ms मिलेगा। मतलब बहुत बढ़िया नंबर है ये। 10 ms मतलब बहुत फास्ट है। एक्चुअली 0 ms का भी है इनका, जो अल्टीमेट में आता है, जो नर्सिंग वगैरह में लगता है, वो अलग बात हो गया। तो इसमें आपको 10 ms मिलता है, आप आईटी में थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये इन्वर्टर में जो डुअल आउटपुट है, ये डुअल आउटपुट आपको किस किस काम में ज़्यादा आएगा? यहाँ पे आप मान के चलिए नॉर्मल जो घर का लोड है, घर का लोड में आप एसी या फिर पंप हो गया या फिर फ्रिज हो गया, जो उतना ज़रूरत नहीं होता है, मतलब पावर कट होने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं है वो बंद हो जाने से, तो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका अगर पावर कट होता है और वो ऐसे बंद हो जाता है तो इसको इसमें लगा के क्या फ़ायदा है? तो इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप जब पावर कट है उसमें आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डे टाइम में सोलर से आप इसका बिजली बचा सकते हैं। जैसे एसी तो बहुत बिजली खाता ही है। और आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, और आपका हर एक सब्सक्राइब हमें बहुत इंस्पायर करता है कि और भी वीडियोस बनाने के लिए। बहुत सारे मेरा यूट्यूब का फॉलोअर्स है जो देखते हैं कि बहुत लेटली मैं वीडियो देता हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो गाइज, ये इन्वर्टर के बारे में आप सब कुछ तो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस करना है, जैसे कि पैनल्स का क्या होगा और बैटरीज का क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या पैनल्स आपको यूज़ करना है और कितने नंबर या फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर मोनोपर खपकट में जाते हैं 450 वाट या 550 वाट, ये दो स्टैंडर्ड का मैं बताऊंगा, बाकी थोड़ा इधर उधर होगा। आप वैसे ही थोड़ा बहुत 100-200 वाट के लिए आप समझ लेना। अगर कुछ फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो 450 वाट का पैनल अगर होता है तो आपका 14 पैनल में 6300 वाट आता है। ये इन्वर्टर कैपेसिटी है 6000 वाट, मतलब 300 वाट आप एक्स्ट्रा डीसी ओवरलोडिंग दे सकते हैं। तो 14 पैनल चाहिए होगा अगर आप 450 वाट का पैनल में जाते हैं, चाहे वो पैनासोनिक हो या अदानी हो, कोई किसी का भी हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 पैनल सीरीज में रहेगा, 7 करके 2 स्ट्रिंग बनेगा। आपका टोटल 14 पैनल में आपका 6300 वाट हो जा रहा है। अगर आप 550 का पैनल लगाते हैं तो आपको टोटल 12 पैनल चाहिए होगा, जिसमें आपका 6600 वाट होता है, मतलब 6.6 किलो वाट होता है। तो यहाँ पर भी आपको 6 पैनल का 2 स्ट्रिंग बनाना है। तो अगर स्ट्रिंग के बारे में आपको बताऊँ
तो मोनोपर्क हाफ कट में आपका मैक्सिमम 9 पैनल्स का स्ट्रिंग होगा। तो 9 पैनल से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उससे ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं बनाना, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वाला मॉडल है और 9 पैनल से ज़्यादा अगर आप सीरीज करेंगे तो इसका वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 स्ट्रिंग बना लेना है। 2 स्ट्रिंग भी क्या, उसको आपको मिनिमम 6 पैनल का स्ट्रिंग देना है, क्योंकि इसका जो MPPT का रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 200 से ऊपर, मतलब अंडर द लोड 200 से ऊपर रखेंगे और VOC अगर 250 के आसपास रखेंगे तो ये सबसे बढ़िया काम करता है। तो आपका अगर मैं 450 का मोनोपर्क हाफ कट या फिर 550 का मोनोपर्क हाफ कट पकड़ता हूँ तो अराउंड 49 47 डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर। मैं एवरेज में 50 पकड़ता हूँ। 50 अगर आता है तो 6 पैनल का आपका 300 आता है। तो अंडर द लोड ये आपका करीब 250 या फिर 200 से ऊपर, काफ़ी ऊपर जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। और अगर आप 9 पैनल्स लगाते हैं, 9 पैनल आपका अगर 50 करके पकड़ता हूँ तो 450 हो ही जाता है। तो अराउंड 47 या 49 के आसपास रहता है हर एक पैनल का। तो 47 रहेगा तो आपका 9 पैनल आपका 423, थोड़ा सेफ साइड रहता है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि 9 पैनल से ज़्यादा सीरीज नहीं करना है और 6 पैनल से कम भी नहीं करना है। हाँ, और अगर आप लूम सोलर का पैनल्स इसमें सीरीज करना चाहेंगे तो आपको 7 पैनल करना पड़ेगा, क्योंकि लूम सोलर का जो वोल्टेज है थोड़ा कम रहता है तो एज़ कम्पेयर टू अदर पैनल्स। और इसके बाद हम बाद में आते हैं कि पॉली पैनल्स के बारे में। तो पॉलीक्रिस्टल पैनल्स बहुत सारा आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो बजट ओरिएंटेड रहता है। पॉली या फिर पॉली हाफ कट, दोनों में आप जा सकते हैं। तो पॉली में जाएंगे तो आपका टोटल 10 पैनल करेंगे तो भी आपका सेफ साइड रहेगा। आप 11 पैनल मैक्सिमम सीरीज कर सकते हैं। अराउंड 40 के आसपास वोल्टेज आता है। अगर आपका पैनल 40 से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो आपको 10 पैनल मैक्सिमम सीरीज करना है। और तो 10 पैनल सीरीज करके अगर आप 2 स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपका टोटल 6700 वाट का पैनल आप कर सकते हैं। हालांकि आप 9 पैनल 335 वाट का करके 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं, जैसे कि आपका 6030 वाट। तो इसके बाद हम पॉली पैनल्स के बारे में बात करते हैं। पॉली पैनल्स में अगर आप 335 वाट का पैनल्स लगाते हैं तो आपका 18 पैनल में आपका 6030 वाट आता है, मतलब एग्जैक्टली 6 किलोवाट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 पैनल का स्ट्रिंग बनाना है, 2 जो कि 335 वाट का रहेगा। एक स्ट्रिंग में रहेगा 3015 वाट। 335 वाट का पैनल अगर आप पकड़ता है तो इंटू 2 स्ट्रिंग, मतलब आपका 6030 वाट हो जाता है। और अगर पॉली पैनल्स का बात करूँ तो आपको मिनिमम आपको 7 पैनल सीरीज में डालना है, जो आपका अराउंड आ जाता है 280 वोल्ट के अराउंड। तो ये काम करेगा बढ़िया से। आप 6 भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जनरेशन सही नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसका प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये टेक्निकली सबसे सस्ता बैठता है इन द केस ऑफ डुअल आउटपुट और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी। मतलब आप इसमें ग्रिड में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डुअल आउटपुट आप इसमें ले सकते हैं। इसको अगर कंसीडर करते हैं तो ये सबसे सस्ता मॉडल आता है टेक्निकली, क्योंकि ऑनलाइन प्राइसिंग इसका जो है, अभी जो मैं इस डेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके हिसाब से आपका ऑनलाइन प्राइस है अराउंड 1,26,000 के अराउंड इसका प्राइस है। तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए तो आपको ये बहुत सस्ता में मिल जाएगा। ऑनलाइन प्राइस जो भी हो अमेजोन में आप देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है और आपको नीचे भी फ़ोन नंबर दिखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको इससे भी सस्ता मिल जाएगा। हाँ, और जो बात बोल रहा था कि ये टेक्निकली सस्ता क्यों है, अगर आप इन्वर्टर इसके साथ साथ अगर आप एक्सेसरीज का कंसिडरेशन करेंगे तो आपको ये बहुत ही सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पे कोई कमेंट कर सकता है या फिर क्वेश्चन भी कर सकता है कि अगर ये इन्वर्टर के साथ इतना सारा एक्सेसरीज दिया जा रहा है तो क्या इन्वर्टर का इंटरनल प्रोटेक्शन सही नहीं है? ऑब्वियसली है। जैसे कि दूसरा ब्रांड का इन्वर्टर्स है, इस इन्वर्टर में भी इंटरनल प्रोटेक्शंस है, लेकिन फ्लिन हमेशा क्या रिकमेंड करता है कि आप हमेशा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन लगा के रखो, ताकि आपका जो इन्वर्टर का जो फेलियर रेट या फिर डाउन टाइम सबसे कम रहता है। वो कैसे? जैसे कि इन्वर्टर का अगर एक्सटर्नल प्रोटेक्शन रहता है वो दूसरा प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करता है। अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊं, आपका जो दिमाग में है, दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल रहता है, फिर भी आप एक एक्सटर्नल हेलमेट क्यों लगाते हैं? ताकि एक्सटर्नली एक अलग प्रोटेक्शन का लेयर रहता है, वो प्रोटेक्शन अगर कुछ डैमेज होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही इन्वर्टर के लिए भी है, अगर आप इंटरनल जो प्रोटेक्शन है इसको अगर आप सेफ गार्ड करेंगे तो आपको एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देने से क्या होता है, आपको कई सारा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि सबसे पहला बात कि डाउन टाइम का बात तो मैं बता दिया। दूसरा बात, अगर आप एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का कुछ डैमेज हो जाता है तो आप खुद उसको चेंज कर सकते हैं, और बिना एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के भी आप चला सकते हैं कुछ दिन के लिए, जब तक वो प्रोटेक्शन रिप्लेस नहीं होता, या फिर आपको वो प्रोटेक्शन जैसे कि SPD या UVOB
अंडर 42 वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक आप चला सकते हैं थोड़ा बहुत सावधानी पर रख के। लेकिन अगर आप मान के चलिए इसका इंटरनल प्रोटेक्शन कुछ डैमेज हो गया, तो आपको अंडर द वारंटी हो या फिर आउट ऑफ वारंटी हो, तो ये इन्वर्टर आपको खोल के फ्लिन के सर्विस सेंटर में भेजना पड़ेगा। इसमें आपका क्या होगा, इन्वर्टर बंद रहेगा और इसमें आपको खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है ये ऐसा भी होता है कभी कभी कि आने जाने का जो खर्चा है, अगर अंडर द वारंटी रहता है तो वन साइड शिपिंग तो फ्लिन दे देता है, रिटर्न का शिपिंग। लेकिन अगर आप आउट ऑफ वारंटी इसको भेजेंगे तो आपको आने जाने का जो खर्चा है, आने जाने का खर्चा में वो प्रोटेक्शन का कॉस्ट आ सकता है, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा कि आपका प्रोटेक्शन का कॉस्ट आ सकता है। और आपको अगर लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गया हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कवर करना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट में बताइए। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का रिप्लाई देंगे, या फिर वो कमेंट में भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं कि उसका क्या क्या रिजल्ट होगा या फिर आंसर होगा। ओके, तो ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।